नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे नासिरा शर्मा जी की कहानी फुलवा। तो आइए सुनते हैं कहानी। फुलवा का पेट जो पहले 3 बार भरता था, खर्च बढ़ने के बाद अब 2 बार भरने लगा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह कभी एक वक्त भी खाना खाकर गुजारा कर सकती है। लेकिन फुलवा के सोचने से क्या होता है। समय ने उसकी खुराक तय करनी थी, सो हालात वैसे बन जाते थे। पति के मरने के बाद फुलवा जब ससुराल के अत्याचार न सह सकी तो मायके भाग गई। वहां साल भर भी नहीं गुजरा था कि भाभी ने सास के मरते ही तेवर बदल लिए और बार बार यह जुमला दोहराने लगी कि लड़की का मायका तब तक रहता है जब तक उसकी मां जिंदा रहती है, मगर ब्याहता भाई के घर आकर रहना वैसा ही जैसे बहन के घर जाकर कोई भाई रहने लग जाए। जवान फुलवा के लिए यह जुमले वही जलन पैदा करते थे जब बचपन में मिट्टी के चूल्हे पर पहली बार रोटी सेंकते हुए गलती से उसकी उंगलियां गर्म तवे पर पड़ गई थीं। छाले उभर आए थे। मां ने नारियल का तेल लगा फूंक कर उसके दर्द की सोजिश को कम किया था, मगर वह काम भाई नहीं कर सकता था। उससे कहना बेकार था। वह पहले भी कौन सी उसकी परवाह करता था जो अब उसकी बात सुन पत्नी को समझाएगा। फुलवा के लिए घर की चौखट या कहो गांव के बाहर की दुनिया अजनबी थी। मायके से ससुराल का रास्ता उसे पता था। दोनों जगहों को वह अच्छी तरह जानती थी। वह यह भी जानती थी कि मां और शौहर के बहुत से ऐसे जानने वाले थे जिनके घर वह जाकर सहायता मांग सकती थी, मगर रह नहीं सकती थी। गांव की बात थी। दूसरों के मामलों में टांग अड़ाना कोई नहीं चाहता। आखिर सबको एक साथ मेल जोल से रहना है। किसी घर निकाले को सहारा देने से मन में खटास आ जाती है। इसी उधेड़ बुन में कि वह कहाँ जाए, कैसे घर से निकले, उसे रात को नींद नहीं आती थी। जब सोचते सोचते थक जाती तो बेबस होकर रोने लगती। उसके इस दुख का कोई साथी न था जो भाभी और उसके बीच की बढ़ती दूरी को रफू कर उसका मायके में रहना बहाल कर दे। रोने से जी हल्का हो जाता और उसे नींद आ जाती थी। सुबह देर तक उसे सोता देख भाभी को मौका मिल जाता भाई के कान भरने का, जिसका पता फुलवा को नहीं था। भाई बहरा अंधा नहीं था, सब कुछ देखता सुनता था, मगर चुप रहने में ही अपनी भलाई और घर की सुख शांति देखता था। वह जानता है बहन सारे दिन अपने ही घर में कोल्हू के बैल की तरह जुटी रहती है। किसी काम से घर अचानक लौटने पर वह सब देख लेता था। यह भी देखता था कि बहन भाई से कभी कुछ नहीं कहती थी, न शिकायत न ही चुगली। वह सिर्फ हंसती और कुछ न कुछ गुनगुनाती हुई काम में लगी रहती थी। गुनगुनाने की आदत उसे बचपन से थी। उसका गला बहुत मीठा था। अक्सर माँ के साथ किसी त्योहार या शादी ब्याह में जाती तो उससे गाने की फरमाइश जरूर होती और वह फौरन मान जाती थी। उसको लोग आसपास के प्यार से कभी कभी कोयलिया पुकारते थे। समय बड़ी खामोशी से गुजर रहा था। उसमें सांस लेने वाले जरा भी नहीं ताड़ पाए कि आने वाला समय उन्हें किस महामारी की तरफ ले जा रहा है। इसलिए उन्होंने जाड़े बरसात की तरह उसकी कोई तैयारी नहीं की थी। जो कुछ जोड़ते वह मौका आने पर दिल खोलकर खर्च भी कर बैठते थे। महामारी के आने से कुछ दिन पहले भाभी ने उसे सिर्फ 2 समय खाना खाने की बात की तो वह धक से रह गई। नाश्ता करेगी तो दोपहर या रात का खाना नहीं खाएगी। तब उसने मुंह खोलकर इतना भर कहा था, ठीक है भाभी, क्या सुबह मैं चाय पी सकती हूँ? भाभी ने यह सोचकर हाँ कर दी कि चाय पीने से बदन में फुर्ती आ जाएगी और वह चुस्ती से दोपहर के खाने तक काम घसीट सकती है। उसकी खामोशी और हर बात में हाँ कहने की इस आदत ने भाभी के हौसले बढ़ा दिए थे। उनमें भी बदलाव तब से आया था जब से गांव में फैशन भरी 2-3 ऐसी दुकानें औरतों की सजावट और कपड़ों की खुल गई थीं, जिनमें जाकर औरतें हसरतों से भर जाती थीं। वही हाल भाभी का होता।
जिससे घर में अक्सर सास बहू में मनमुटाव हो जाता था। भाभी को उनके मरने के बाद अपनी इच्छाओं को पूरा करने की आज़ादी मिल गई थी, जो अचानक फुलवा के आने से उस पर रोक लग गई थी। खर्चा बढ़ा था, पति की तनख्वाह नहीं बढ़ी थी। भाभी के शौक ने उनकी अंदर की कोमल भावनाओं को जिद और सजने की आदिम इच्छा के चलते कुचल कर रख दिया था, जिसे अपराध की शुरुआत या अत्याचार का आरंभ कह सकते हैं। फुलवा को भय लगने लगा था कि अब बारी शायद उसकी रोटी अचार खाने की आने वाली है। उन्हीं मुश्किल दिनों में उसकी एक ब्याहता सखी मालती मायके आई। दोनों सहेलियों में जाने क्या बातचीत हुई कि सहेली के संग कुछ दिन शहर जाने की बात उठी, तो भाभी ने खुशी से और भाई ने उसमें कोई बुराई न देखकर अपनी मंजूरी दे दी। जाते हुए भाभी ने फुलवा का वह सारा कपड़ा लत्ता जो वह ससुराल छोड़ते हुए लाई थी, एक गठरी में बांध दिया, जिसे देखकर फुलवा और भाई चौंक गए। मैंने तो इसलिए बांध दिया सारा कपड़ा कि कहीं फुलवा का मन वहां लग गया तो कपड़ा खरीदना न पड़े। भाई सिर हिलाकर रह गया, लेकिन फुलवा की आंखें भर आईं। उसे जाने क्यों लगा जैसे मायके से उसकी दूसरी विदाई है। उसकी सहेली को भी अजीब लगा था, मगर वह कुछ बोली नहीं। वह कुछ अलग तरह से सोचे बैठी थी। उसको सारा दुखड़ा तो फुलवा सुना चुकी थी। दोनों सखियां बस में सवार हुई तो पहली बार फुलवा भाई से लिपट रो पड़ी। भरी आंखों से उसने भाभी को देखा और हाथ जोड़ नमस्ते कर वह बिना कुछ बोले बस में अंदर जा अपनी सीट पर बैठ गई थी। उसे पेड़, तालाब, कच्चे पक्के घर, खेत के छूटने का गम था। उसने मन में ठान लिया था कि वह हालात के समंदर में अब तन्हा तैरेगी, भले ही लहरें उसे जितना भी पछाड़ें। इस तरह फुलवा मुंबई जैसे शहर में अपनी दोस्त मालती के साथ पहुंच गई। मालती का पति स्वभाव का अच्छा था। तंगी तो उनके घर पर भी थी। अरसे से आधी तनख्वाह पर घर बैठा था। फुलवा के पास जांगर तो था। दोनों को खुश करने के लिए उसने सखी का घर चमका दिया था, ताकि उन्हें उसकी दो रोटी भारी न पड़े। उनके साथ घूमने फिरने जाती तो भैया भाभी याद आते। रात को बचपन का छूटा प्यार याद आता तो आंखें भर आती। मगर जब भाभी के ताने याद आते और भाई की खामोशी, तो वह तिलमिला जाती थी। उसे जो प्यार और आदर यहाँ मिल रहा था, उसने उसकी सोई चेतना को जैसे जगा दिया था। पहली बार उसे अपने अपमान का एहसास जागा और अपने धैर्य से घृणा का अनुभव हुआ। मालती के पति, जिन्हें अब वह जीजा जी की जगह भैया कहने लगी थी, वह कई बार संकेत संकेत में उससे दोबारा शादी की बात कहते थे कि जीवन साथी का होना बहुत जरूरी है। पहले तो वह कुछ बोलती न थी, मगर एक दिन उसने हिम्मत कर धीमी आवाज में कहा, भैया, जीवन में कड़वाहट का अनुभव कभी कभी सारी मिठास सोख लेता है। मैंने तो मायके और ससुराल दोनों का सच जान लिया है। इसके बाद किसी ने उससे कुछ न कहा, यह सोचकर कि अभी घाव हरा है, धीमे धीमे करके जब भर जाएगा तब खुद ही उसमें गृहस्थ जीवन जीने की ललक आएगी। मगर हो उल्टा रहा था। फुलवा जहां से आई थी वहां शादी, ब्याह, बच्चे, परिवार का ही महत्व था। मगर यहाँ तो औरतें, चाहे अमीर हों या गरीब, सब काम करती हैं, पढ़ती हैं और स्वतंत्रता से अपना जीवन चलाती हैं। लॉकडाउन खुल चुका था। धीरे धीरे जिंदगी अपने रूटीन पर लौटने लगी थी। भैया व सखी मालती भी अपने काम पर जाने लगे थे। अकेले घर में उसे सोचने का समय ही समय था। कोविड-19 में उसके सास ससुर चल बसे और उसकी अपनी भाभी की हालत बहुत खराब है। उसका दिल चाहा कि एक बार घर हो आए, मगर सच पूछो तो घर की कोई उमंग न जागी। अच्छा यही है कि उनसे फोन पर बात करना, वरना भाभी की सेवा के बहाने वह उसे फिर बंधुआ बना लेंगे। खुली आंखों से ठोकर लगने की मूर्खता अब वह नहीं करेगी। उसका मानसिक संताप कम हुआ तो उसके चेहरे पर विश्वास की चमक भी उभरी। भूख भी उसे अब लगने लगी थी। हंसने बोलने में उसका मन भी रमने लगा था।
उसने कई बार मालती से कहा कि वह काम करना चाहती है, अकेले घर में उसका दिल घबराता है। तो सखी ने कहा कि तू हमारे ऊपर बोझ नहीं है, चैन से कुछ दिन और आराम कर ले, फिर कुछ और सोचना। अभी तो कोई काम पर रख भी नहीं रहा है, सबके हाल पतले हैं। भगवान ने एक साथ सब पर विपदा डाली है। कुछ महीने यूं ही गुजर गए, दिवाली और होली भी गुजर गई। कुछ समय बाद मालती के पति ने उसकी नौकरी वहीं लगवा दी जहां पर वह ड्राइवरी करता था। फुलवा का स्वभाव देख उन साहब व मेम साहब ने उसे अपने फ्लैट में रहने की इजाजत दे दी और फुलवा को लगा जैसे उसके पंख किसी ने खोल दिए हों। वह अब बिना किसी की मदद के उड़ सकती है, अपने पैरों पर चल सकती है, अपने पसंद के पेड़ पर कूद सकती है। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।